गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज जो हम लोग का लेक्चर है बॉट 517 जो पेपर कोड आपका है, इसमें ब्राफाइट हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत अभी तक हमने काफ़ी कुछ ब्राफाइट के बारे में जनरल जो नॉलेज थी वो पता कर ली, और इसके अलावा ऑर्डर्स हमने पढ़ना शुरू किए। और इसमें एक जो आज का ऑर्डर है वो है टका की एल्स, जो कि बहुत ही अपने आप में एक बहुत सिग्निफिकेंट ऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे गैमेटोफाइट के लक्षण है या स्पोरोफाइट के लक्षण हैं जो जल्दी जो है हमें और कहीं पर दूसरे प्लांट्स में नहीं मिलते। तो जितने भी आप ये पढ़ेंगे इस कोर्स के दौरान, सभी में अक्सर यही है कि हर जो आपका ऑर्डर है उसमें जो भी इसके जनरा हैं और जो भी उनके करेक्टर हैं, फिर वो दूसरे से काफ़ी फ़र्क होते हैं। तो कहीं कहीं थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो जाती है, क्योंकि जो ऑर्डर का सीक्वेंस है वो इवोल्यूशन के मुताबिक ही अरेंज किया जाता है। तो उसके हिसाब से तो हमें थोड़ी सिमिलैरिटी मिलती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो काफ़ी करेक्टर ऐसे होते हैं जो इनके अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक होते हैं, और इसी को हम पढ़ते हैं। और जब कभी भी एग्ज़ाम में या कहीं पर भी पूछा जाता है इनके करेक्टर्स के बारे में, तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि हाँ भाई, ये हमने पढ़ा हुआ था और इस पर्टिकुलर ऑर्डर के ये करेक्टर थे, इनके अंदर ये फैमिली थी, इस फैमिली के अंदर ये इतने जनरा थे, और ये स्पीशीज़ जो कॉमन थी, और इसमें इंडिया में कौन सी स्पीशीज़ मिलती है, इतनी चीज़ों की जानकारी ज़रूरी होती है। तो ऑर्डर टकाकील्स की बात करी जाए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी है वो है इसका हेटेरोट्राइकस नेचर। अब हेटेरोट्राइकस नेचर जो है हमने जब बीएससी में हम आते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हेटेरोट्राइकस नेचर क्या होता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी हैबिट प्लांट बॉडी या प्लांट थैलस का जिसमें वो इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट दोनों ग्रो कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोट्राइकस नेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही बात बहुत अच्छे से यहाँ दिखाई गई है कि ये तो देखिए कि आप ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं पैरेलल टू द सबस्टेटम, और ये प्लांट इरेक्ट चल रहे हैं। तो इनमें प्लांट बॉडी जो है वो दोनों तरफ ग्रो करती है, दोनों डायरेक्शन में, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों। और इस वजह से जो है वो इसको हम बोलते हैं हेटेरोट्राइकस नेचर। तो डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट ग्रोइंग राइजोमेटस एक्सिस, ये जब देख लीजिए थोड़ा ग्रीन उतना नहीं है क्योंकि राइजोमेटस एक्सिस है ये। एंड इरेक्ट ग्रोइंग एरियल एक्सिस ऑफ शूट, और इरेक्ट जो है वो ग्रीन आपको दिख रही है सब। बोथ द शूट्स आर डेंसली कवर्ड विद म्यूसिलेज पेपिली। अब ये चीज़ जो है यहाँ पर आ जाती है कि दोनों ही शूट, चाहे वो ये वाली शूट हो जो आपकी ग्रो कर रही है प्रोस्टेट, और एक ये ग्रो कर रही है इरेक्ट, दोनों में ही म्यूसिलेज पेपिली होती है। म्यूसिलेज पेपिली का मतलब ये है कि इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो है वो ऑल ओवर दी जो एक्सिस होती है शूट की, शूट है, लीफ है, उस पर भी आपको इस तरह के छोटे छोटे जो एक तरह से उभार होते हैं सेलुलर, इनको ये मिल जाते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं म्यूसिलेज पेपिली। क्योंकि पेपिली तो ये हैं और इसके अंदर जो है वो क्या भरा होगा, वो म्यूसिलेज भरा हुआ होता है, इसलिए इनको हम बोल देते हैं म्यूसिलेजिनस पेपिली या फिर म्यूसिलेज। इस तरह से ये जितना भी है ये सब क्या है, म्यूसिलेज है। तो ये बात क्लियर हो गई कि इसका हैबिट हेटेरोट्राइकस है, प्रोस्टेट और इरेक्ट दोनों तरह से ग्रो करता है, और इसके शूट्स पर म्यूसिलेज पेपिली मिलती हैं, चाहे वो इरेक्ट वाली हो या फिर प्रोस्टेट वाली हो। फाइलिट्स, कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कई बार वाइवा में भी ये पूछा जाता है कि फाइलिट्स क्या होती हैं। तो फाइलिट्स इस पर्टिकुलर जो ऑर्डर है इसके जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये करेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर लीव जो हैं वो द लीव्स आर प्रेजेंट इन 3 rows विच आर स्पाइरली अरेंज। तो 3 rows में स्पाइरली अरेंज होती हैं। एंड दीज लीव्स, इनको फाइलेट्स भी कहते हैं, आर सिलिंड्रिकल विद 2 to 4 फिंगर लाइक लोब्स। अब ये एक लीफ है, इसमें आप देख लीजिए ये इस तरह से उंगलियों की तरह आपको लोबिंग दिख रही है। ये जो लोबिंग आपको दिख रही है ये तो एक लीफ इस तरह चल रही है, ये जा रही है लीफ, उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें ये जो फिंगर्स हैं वो बनी जा रही हैं। तो इसको ही बोलते हैं फाइलेट्स। बहुत पतली पतली सिलेंड्रिकल होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पत्तियां जो हैं वो एकदम फ्लैट नहीं होती बल्कि सिलेंड्रिकल होती हैं। तो ये देख लीजिए इस तरह से ये लंबी लंबी गोल गोल सी लीव्स बन जाती हैं। तो जब ये मैच्योर होंगी तो इनमें ब्रांचिंग होने लगती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए कि ये ब्रांचिंग स्टार्ट हो गई है और हो जाएगी तो इस तरह से, और इधर भी हो जाएगी तो इस तरह से आपको फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन दिखने लगते हैं। तो ये एक्सिस है इसका प्लांट का।
और ये सब जो हैं इनको हम बोलते हैं फाइलेट्स। राइजोइड्स आर एब्सेंट, राइजोइड नहीं होते, कहीं पर भी आपको यहाँ कहीं पर भी कोई राइजोइड नज़र नहीं आएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि लीफ हैं फाइलेट्स की तरह हैं और राइजोइड्स इसमें नहीं होते। फिंगर लाइक लोब्स होती हैं, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसी से लीफ बन जाती है और सिलिंड्रिकल होती है, ग्रीन होती है। एंथीडियन आर्चिगोनिया, अब गेमेटोफाइट में तो उतनी चीज़ें होती हैं, गेमेटोफाइट में एक राइजोइड्स होता है, वो है नहीं यहाँ पर। एक्सिस है, वो आपको बता ही दिया, एक्सिस होती है, ग्रीन होती है इरेक्ट की, और लगभग जो है वो डल ग्रीन या ब्राउनिश होती है प्रोस्टेट वाले की, और दोनों पे पेपली पाई जाती हैं। और लीव जो है वो पायलेट्स होती हैं, सिलिंड्रिकल होती हैं, प्रोजेक्शन उसमें बने होते हैं और उनको फोटोसिंथेसिस उनका फंक्शन होता है। जहाँ तक सेक्स ऑर्गन्स की बात आए तो यहाँ पर आप देखिए कि एंथ्रीडिया है ना, आर्चिगोनिया, ये ब्रायोफाइट में ये कॉमन टर्म है। आर्चिगोनियट प्लांट होते हैं तो आर्चिगोनिया होना ज़रूरी है, आर्चिगोनिया होगी तो एंथ्रीडिया भी होगा। एंथ्रीडिया टर्मिनल एंड प्रेजेंट इन ग्रुप, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये आपको क्लब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं के ये क्या है, एंथ्रीडिया है, मेल पार्ट। टर्मिनल है, एक्सिस, ये एक्सिस आपको दिख रही है, और इस एक्सिस के ऊपर बिल्कुल इसके टॉप पर ये स्ट्रक्चर बनते हैं, तो टर्मिनल होते हैं ये। आर्चिगोनिया ऑल्सो प्रेजेंट इन ग्रुप इधर टर्मिनली और स्टेम सरफेस, दे आर स्टॉक्ड एंड लॉन्ग नेक। यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये इस तरह से थोड़ा सा स्टॉक होता है, और ये यहाँ पर आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट। और ये तो आपका ये जब कैप्सूल बन जाता है, जब बड़ा हो जाता है, और ये सीटा बन रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर्चिगोनिया बन गई है। तो यही पार्ट कभी आर्चिगोनिया होगा, तो इसी तरह से जैसे कि आप ये मेल देख रहे हैं, यहाँ पर ये मेल पार्ट है, इसी तरह से इसका काउंटर पार्ट जो आर्चिगोनिया है वो भी बने होते हैं। ये भी टर्मिनल बनते हैं, ये भी टर्मिनल बनते हैं, और इस तरह से जो है जब इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फिर सीटा इसी में से निकलता है आर्चिगोनिया के अंदर से, और ऊपर कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। स्पोरोफाइट, अब ये पार्ट, ये वो चीज़ है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनती है, तो जब ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया तब ये बन जाएगा स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट हैज़ डिस्टिंक्ट फुट, फुट इसमें अच्छा होता है, वो यहाँ पर आपको ये दिख जाता है, यहाँ पर इस जगह पर। इलोंगेटेड सीटा, ये इलोंगेटेड सीटा दिख रही है आपको, यहाँ पर आपको ये फुट दिखा। ओवेट इलोंगेटेड कैप्सूल, ये लगभग ओवल सा इलोंगेटेड कैप्सूल आपको दिख गया, ये कैप्सूल हो गया। विद मल्टी लेयर्ड कैप्सूल वॉल जो है मल्टी लेयर्ड होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कैप्सूल वॉल का प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मल्टी लेयर्ड होती है। डोम शेप्ड आर्किस्पोरियम, आर्किस्पोरियम जो है वो गुंबद की तरह होता है, इस तरह से बना होता है। एंड सेंट्रल कोलोमेला, तो ये तो इस तरह से आर्किस्पोरियम बन गया, और इसके बीच में ये कोलोमेला आ गया, जैसे कि स्पैग्नम में आपने पढ़ा था, तो यहाँ पर तो स्पोर्स आ जाएंगे और ये कोलोमेला हो गया। जब हम उसकी एलएस करेंगे तब हमें ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। ओपर्कुलम, एनुलस एंड पेरिस्टोम आर एब्सेंट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये चीज़ें एब्सेंट होती हैं जो मॉसेस में कॉमन होती हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पर एब्सेंट हैं। The outermost layer of the capsule wall has characteristic thickening in the cell, due to which cell lumen became more or less flask shaped. जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द कैप्सूल वॉल, जो बाहर की सबसे बाहरी लेयर होती है कैप्सूल वॉल की, उसमें थिकनिंग पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसकी वजह से जो है वो ल्यूमेन बहुत छोटा सा हो जाता है, और जो सेल है उसका शेप फ्लास्क लाइक हो जाता है। तो जैसे कि ये सेल है और इसमें ल्यूमेन जो है वो बहुत छोटा बन गया, तो ये तो इसका ल्यूमेन हो गया सेल का, और यहाँ पर ये करेक्टरिस्टिक थिकनिंग बनती है। तो ये सिर्फ आउटर मोस्ट में होती है, बाकी जो है नॉर्मल सेल्स रहेंगी। डेहिसेंस, अब ये एक सेम डायग्राम है जो कि आपका डेहिस कैप्सूल का दिख रहा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये कैप्सूल की वॉल इस तरह से खुली हुई है, और यहाँ से ये स्पोर जो हैं वो बाहर की तरफ डेहिस हो गए होंगे। ये आपको पायलेट्स दिख रही हैं, जो पायलेट्स थी
सिलिंड्रिकल लीव्स थी उन्हीं को फाइलेट्स कह रहे थे, वो दिख रहा है। ये एक्सिस दिख रही है, ये तो फाइलेट्स हो गई। और ये कैप्सूल दिख रहा है, ये अब ये जो है वो सीटा है, और यहाँ पर जो है वो कहीं पर फुट होगा। तो डेhiscence ऑफ द कैप्सूल टेक्स प्लेस थ्रू सिंगल लॉन्गिट्यूडनल लाइन। सिंगल लाइन होती है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वहाँ पर हमने पढ़ा था लैंटर्न मॉस में कि वहाँ पर 4 लाइनें होती हैं और चारों से स्प्लिट कर जाता है। विच इज़ डेक्सट्रोजली ओरिएंटेड एंड द सेल्स आर विदाउट थिकनिंग। तो सेल्स में कोई थिकनिंग नहीं होगी, आउटर मोस्ट लेयर के अलावा और कोई थिकनिंग होती भी नहीं है। द स्पोर्स आर टेट्राहीड्रल डिस्टिंक्ट ट्राइरेडिएट मार्क। तो स्पोर अगर आप देखेंगे उसकी प्रॉक्सिमल सरफेस तो आपको इस तरह से एक डिस्टिंक्ट ट्राइरेडिएट मार्क नज़र आएगा। और टेट्राहीड्रल होते हैं क्योंकि स्पोर मदर सेल में मियोसिस के बाद आरडी होती है, रिडक्शन डिवीजन, और तब ये बनते हैं, तो ये अपने आप में टेट्राहीड्रल हो गए और हैप्लॉइड हो गए। ये एक फुल फ्लेज डायग्राम है जिसमें आप सभी चीज़ों को बनाते हैं। तो ये तो प्लांट का आपने हैबिट बना दिया, उसके बाद ये फाइलेट्स बना दी, ये आपने थोड़ा सा और जो एक ब्रांच को मैग्नीफाई करके बनाया। यहाँ पर ये कैप्सूल दिख रहा है, इसी में आपको एलएस आपको दिख गई। ये फाइलेट्स का मैग्नीफाइड पोर्शन बन गया। यहाँ पर आप वो कैप्सूल की जो रप्चरिंग है वो देखते हैं। उसके बाद ये कैप्सूल वॉल में बाहरी वॉल जो आउटर लेयर है वो बहुत थिक है और बाकी नॉर्मल सेल्स हैं। इसी तरह से ये आप जो बंच देख रहे हैं ये वो हो गया कि जो म्यूसिलेज पेपिली दिखा रहे थे कि स्टेम के ऊपर म्यूसिलेज पेपिली पाई जाती हैं, वो आपको दिख गई। और यहाँ पर ये स्पोर्स दिख गए, इलेटर कुछ होते नहीं हैं तो उनकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैबिट हो गया प्लांट का, ये इसका मैग्नीफाइड भी हो गया, और ये लीफ के ऊपर जो उसकी मिडरिब है वो दिख रही है। तो इस तरह से ये आपको एक डायग्राम टोटल ओवरऑल आप बना देते हैं। तो अब ये ऑर्डर पे आते हैं, क्योंकि ऑर्डर से तो बात हो गई, टकाकियल्स ऑर्डर है, और वो टकाकियल्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो इसका टाइप जीनस है वो टकाकिया है, जो फैमिली टकाकिएसी के अंतर्गत आता है। फैमिली हो गई टकाकिएसी, जीनस हो गया टकाकिया। और स्पीशीज़ इसमें जो 2 कॉमन है, सेरेटोफिला है, लेपिडोजॉइडिस है। तो ये 2 स्पीशीज़ जो हैं वो वर्ल्ड में कई जगह से मिली हुई हैं, तो इनको ही हम इस किसी एक स्पीशीज़ को लेकर इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यही होता है कि जब हम देखते हैं किसी जीनस में और ज़्यादा वैरायटी नहीं होती तो 2-3 अगर उसके कॉमन जो स्पीशीज़ हैं उन्हीं में से कोई स्पीशीज़ को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, और उससे क्या होता है कि हम फैमिली का करेक्टर भी जान जाते हैं, ऑर्डर को एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार फिर से देख लीजिए कि प्लांट का जो हैबिट है वो किस तरह का है। ये तो वो पोर्शन हो गया जो कि हमारा चलता है प्रोस्ट्रेट, और ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हो गया इरेक्ट। तो नेचर कैसा हो गया, हेटेरोट्राइकस। और ये आपको दिख रही हैं फाइलेट्स, ये है एक्सिस। तो इन्हीं के बारे में अब डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये प्लांट में कोई अभी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये वेजिटेटिव प्लांट कहा जाएगा, वेजिटेटिव प्लांट। डिस्कवरी कैसे हुई टकाकिया की, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि भाई ये जो हिमालय वाले रीजन से हुई है, और जापानी और चाइनीज़ लोग जो थे वो एक एक्सकर्शन पे आए हुए थे, उस दौरान उनको कुछ प्लांट्स मिल गए थे, तो उन वही टकाकिया बाद में हो गए। तो टकाकिया वॉज डिस्कवर्ड इन द हिमालयाज and described by Mitton. It was originally described simply as a new liverwort species Lepidosia ceratophylla. Lepidosia भी एक जीनस है, ये भी जो लेपिडोजिया आप पढ़ रहे हैं इसमें भी इसी तरह की पत्तियां होती हैं, फाइलिक्स टाइप की। तो ये भी एक जीनस है विद इन एन एग्जिस्टिंग जीनस। तो ये एक नई स्पीशीज बना दी गई थी, ये प्लांट मिला, इसके करेक्टर जो थे, ये प्लांट जो मिल गया इसमें उन्होंने देखे कि बहुत से करेक्टर जो हैं वो वेरिएबल हैं, लेकिन वो लेपिडोजिया के आसपास जा रहा होगा बाकी चीज़ों में। तो वेरिएबल करेक्टर के बेस पर फिर उन्होंने क्या किया कि एक नई स्पीशीज़ दे दी सेरेटोफिला, लेकिन बाद में फिर इसमें और काम हुआ, दोबारा देखा गया, और दोबारा देखने के बाद इसको एक नया जीनस दिया गया जिसका नाम पड़ा टकाकिया। तो पहले इसका जो गलत नॉमेनक्लेचर था वो लेपिडोजिया सेरेटोफिला करके था, बाद में ये टकाकिया हो गया।
तो यहाँ पर ये बात हो गई कि लेपिडोजिया सेरेटोफिला में इसको इसको नाम दे दिया गया एज अ न्यू स्पीशीज विद इन एन एग्जिस्टिंग जीनस लेपिडोजिया के अंतर्गत। एंड इट वॉज दस लॉन्ग ओवरलुक्ड, और बहुत वक्त तक यही सब मानते रहे, किसी को कोई परवाह नहीं थी कि ठीक है जो हुआ हुआ। द डिस्कवरी ऑफ सिमिलर ऑड प्लांट्स इन द मिड 20th सेंचुरी बाई डॉक्टर टकाकी। तो डॉक्टर टकाकी भी बायोलॉजिस्ट थे, जापानी थे, और उन्होंने क्या किया कि इसको दोबारा से, उनको प्लांट कहीं मिल गए होंगे इसी लोकेशन में, उसको दोबारा से स्टडी किया, और उन्होंने ये बताया कि ये जो लेपिडोजिया में डाला गया है, लेपिडोजिया में ये गलत है, और इसको जो है वो एक नया जीनस का नाम दिया। तो जीनस का नाम भी इन्हीं के नाम पे पड़ गया, इनका नाम टकाकी था, तो जीनस का नाम पड़ गया टकाकिया। तो इस तरह से ये पहली वो कैमरालुसिडा प्लेट है जो कि इस पर्टिकुलर जीनस की, इस जीनस के नाम से बनी थी, जिसमें आप देख रहे हैं इसका हैबिट है ये। और इसके अलावा इसमें जो लीव्स हैं उनकी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई गई है, एक्सिस है उसको काट के दिखाया गया है, और यहाँ पर ये राइजोइड दिख रहे हैं। तो ये जो थे इन्होंने कहा कि ये टकाकिया है ना कि लेपिडोजिया है। तो इस तरह से जो एक चीज़ गलत चल रही थी उसको ख़त्म किया टकाकी ने। The many unusual features of these plants led to the establishment in 1958 of the species Takakia lepidozoides in the new genus Takakia, named to honor the man who discovered it। तो उन्होंने इनको रीडिस्कवर किया था, गलती को सुधारा था, तो उन्हीं के नाम पर इसको समर्पित कर दिया गया। रिकॉग्नाइज है यूनिक, क्योंकि इन्होंने ही यूनिक करेक्टर देखे थे जो कि पहले के जो मिटन थे, मिटन ने उनको नज़रअंदाज कर दिया, उनको नहीं समझ में आया होगा और उन्होंने लेपिडोजिया बता दिया। लेकिन इन्होंने जो टकाकी थे, इन्होंने उसमें न्यू करेक्टर देखे जो कि लेपिडोजिया से एकदम अलग थे, और इस वजह से फिर वो नया जीनस बन गया और उन्हीं के नाम को उसको दे दिया गया। तो एक सम्मान मिल गया टकाकी को कि उनके नाम से एक जीनस दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। द स्पीशीज ओरिजिनली डिस्क्राइब बाई मिट्टन, जैसे पहले अभी बताई गई है, मिट्टन ने इसको देखा था, was subsequently recognized by Grole as belonging to this new genus and accordingly renamed Takakia ceratophylla। और फिर उसके बाद ग्रोले साइंटिस्ट थे, ये ग्रोले जो है ये टकाकिया की भी बात आए, इन्होंने फिर दोनों को देखा, इन्होंने मिट्टन वाला प्लांट भी देखा और जो टकाकिया ने जो बताया था, टकाकी ने बताया था, उसको भी देखा, और उसके बाद जो लेपिडोजोइडिस स्पीशीज दी गई थी उसको उन्होंने नाम दे दिया पूरा नया टकाकिया सेरेटोफिला। तो ये नाम, ये जो नॉमेनक्लेचर है ये किसने किया, ये ग्रोले ने किया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे कैप्सूल दिख रहे हैं, ये सीटा दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ ये आपको ये पायलट्स दिख रही हैं इसकी, ये पूरा आपको बहुत अच्छा ग्रीन दिख रहा है। तो प्लांट इसी तरह से आपको नज़र आता है जब आप फील्ड में जाते हैं, और ये कैप्सूल वगैरह अगर वहाँ पे दिख जाते हैं तो पहचानना आसान हो जाता है, और नहीं तो फिर क्या होता है कि जो लीफ मिलती हैं उस तरह की लीफ जो है लेपिडोजिया में मिल जाती हैं, तो एक कन्फ्यूज़न रहता है वेजिटेटिव प्लांट देख के कि ये टकाकिया होगा कि लेपिडोजिया होगा। लेकिन जब फर्टाइल स्ट्रक्चर मिल जाते हैं तो फर्टाइल स्ट्रक्चर मिलने के बाद क्या होता है कि हमें एकदम सही पता चल जाता है कि ये किस कैटेगरी में जाना चाहिए, क्योंकि जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होते हैं वो हमेशा क्लाइमेट से इंटरेक्ट करते रहते हैं, और उस वजह से वहाँ पर थोड़ी बहुत जो मॉर्फोलॉजी है वो हमें फ़र्क मिल सकती है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेबल होते हैं, और जो स्टेबल स्ट्रक्चर है अगर वो हमें मिल रहे हैं और उनमें वेरिएशन है तो हम बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ होगी और कैसे किससे अलग है, क्यों हमने अलग किया। तो ये चीज़ें तब पता चलती हैं जब हमें ये फर्टाइल प्लांट इस तरह के मिल जाते हैं। ऑल द प्लांट्स ओरिजिनली कलेक्टेड लैक एनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब शुरुआत में जो गलती हुई थी उसका कारण भी यही था कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं मिल रहे थे, तो वो लेपिडोजिया माना जा रहा था। देवर स्टेराइल गैमेटोफाइट प्लांट, सबके सब क्या थे, स्टेराइल गैमेटोफिटिक प्लांट थे। इवेंचुअली प्लांट्स विद आर्चिगोनिया वर फाउंड, फिर जो है आर्चिगोनिया मिल गया, फीमेल वाले प्लांट मिले, विच रिजेंबल द आर्चिगोनिया फाउंड इन मॉसेस, जैसे कि मॉसेस में मिलती हैं। फर्टाइल, अब लेपिडोजिया क्या है, लेपिडोजिया ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लेपिडोजिया जो है वो लीवर वल्ट है, तो उनकी पत्तियां उसमें भी फाइलेट्स होती हैं, उसमें भी फाइलेट्स होती हैं। अगर वेजिटेटिव मिल रहा है तो हम ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि लीवर वल्ट है या फिर मॉस है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलने लगे तो उसके बाद ये क्लियर होने लगा कि भाई ये तो ऐसा है कि ये मॉस में जाएगा,
क्योंकि इसमें कोई लेटर वगैरह नहीं है और इसमें करेक्टर जो कैप्सूल के हैं वो मॉस की तरह हैं, और आर्चिगोनिया भी बिल्कुल डेवलपमेंट उसका मॉस की तरह है। तो फिर ये पता चलने लगा कि ये प्लांट मिस आइडेंटिफाई हो गया था और इसको हमें ठीक करना है। तो उसी के नतीजा हुआ कि फिर ये जो लेपिडोजिया में कभी था वो फिर टकाकिया हो गया। तो कहाँ लिवरवल्ट और कहाँ मॉस, तो पूरा इसका कहानी बदल गई। तो कहाँ से मोसेस से आ गया ये मतलब लिवर वर्ल्ड से चला गया ये मोसेस में, और अभी तक इसका वही स्टेटस मेंटेन है। फर्टाइल प्लांट्स बेरिंग एंथ्रीडिया एंड स्पोरोफाइट वर रिपोर्टेड इन 1990। तो ये 1993 में मिल गए। कहाँ से मिले? एलुटियन आइलैंड्स अलास्का से, जो कि ये मैप दिखाया हुआ है, ये लोकेशन जो है ये आइलैंड्स की जहाँ से ये प्लांट मिले थे, इन्हीं को कहते हैं एल्यूटियन आइलैंड। और ये इसका थोड़ा सा बड़ा है फिगर, और यहाँ पर जो वेजिटेशन है वो कुछ इस तरह का है। एंड बोथ स्ट्रक्चर वर क्लियरली ऑफ द फॉर्म फाउंड इन प्रिमिटिव मॉसेस। तो प्रिमिटिव मॉसेस की तरह उनके स्ट्रक्चर थे, चाहे एंथीडिया और आर्चिगोनिया। तो एक बार जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिलने लगे तो चीज़ बदल गई और लिवर वर्ल्ड से चली गई मॉसेस में। द डिस्कवरी established टकाकिया एज अ जीनस ऑफ मॉस ऑल्दो एन अनयूजुअल वन। तो मॉस में चला गया क्योंकि एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया मिल गए। अगर एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया ना मिलते तो फिर ये लिवर वर्ल्ट में ही रहता। जब तक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से इसका डिमार्केशन नहीं होता तो सब इसको लिवर वर्ल्ट ही मानते। तो वो जो गलती फिर चल रही थी वो एक जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर हैं, जो मेल फीमेल ऑर्गन्स हैं, वो जब दिख गए तो वो वहाँ पर दूर हो गई। अदरवाइज़ ये अभी भी हम यही पढ़ रहे होते, क्योंकि ये बहुत पुराना कोई काम नहीं है। 1993 में प्लांट मिले थे, तो इतना उससे पहले पहले इसको सब यही मानते थे कि लिवर वर्ल्ट है। 1993 के बाद फिर इसको इन्होंने मॉसेस में इसको ले गए। तो नाम भले बदल गया वो पहले, लेकिन मान सब लिवर वर्ल्ट रहे थे। मॉसेस में जो इसका एक तरह से जाना हुआ है वो 1993 में हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है? इन एशिया टकाकिया हैज़ सिंस बीन फाउंड इन सिक्किम। तो ये तो अपने ही देश में मिलता है, सिक्किम में, नॉर्थ बोर्निया, ताइवान, जापान। In North America, the genus is found in the Altunian Island, British Columbia. It occurs in variety of local habitats from bare rock to moist humus and grow at elevation ranging from sea level to subalpine. तो कुल मिला के बात यह है कि थोड़ा सा जो इसका एक तो ये एल्टीट्यूड ठीक ठाक है वहाँ मिल जाएगा, और साथ साथ जो टेम्परेचर है वहाँ मिल जाएगा। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का मैप है, जहाँ जहाँ पे कलेक्शन करेगा इनके। कभी एक दो प्लांट भी मिले, कभी कुछ ज़्यादा मिले, कभी कम मिले, लेकिन इन लोकेशन से कभी ना कभी ये प्लांट्स नोन हुए हैं। डिस्क्रिप्शन टकाकिया, ये प्लांट यहाँ देख ही रहे हैं आप टकाकिया का। अब तो टकाकिया आंखों में बस जाना चाहिए अब तक। तो टकाकिया इज़ नॉट ओनली अनयूजुअल अमंग मॉसेस। तो अनयूजुअल तो है ही है कि फर्टाइल ना मिले तो आप लिवर वर्ल्ट मानेंगे, बट अमंग ऑल लिविंग प्लांट्स द प्लांट जापानीज नेम नैन जेमोनजा गोके, जिसका मतलब है इम्पॉसिबल मॉस। मतलब मॉस तो है लेकिन असंभव टाइप का है। वही इसके बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। इट वॉज बिलीव्ड टू हैव द लोवेस्ट टोन क्रोमोसोम नंबर, जो कि n=4 है, पर सेल ऑफ एनी लैंड प्लांट। तो ये काफ़ी समय तक यही माना गया कि यही एक है जिसमें कि सबसे कम प्लांट में नंबर है n=4। लेकिन बाद में फिर जो है ऑस्ट्रेलियन डेजी जो है उसमें ब्रैकिस्कोम डाइक्रोमोसोमेटिका, इसमें भी जो है वो N2 मिल गए। तो फिर ये स्टेटस इससे छिन गया और किसके पास चला गया? ब्रैकिस्कोमा डाइक्रोमोसोमेटिका, जिसके अंदर 2 मिल रहे हैं और यहाँ पर 4 मिल रहे हैं। तो बहुत वक्त तक यही रहा सबसे कम नंबर वाला, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रेलियन डेजी को ये जो सम्मान है वो मिल गया कि इसमें सबसे कम एन की संख्या होती है, जो कि कितनी है? 2 है, और इसी के नाम से पता चल रहा है डाई क्रोमोसोमेटिका। फ्रॉम अ डिस्टेंस, अगर हम दूर से देखते हैं तो टकाकिया लुक लाइक टिपिकल लेयर ऑफ मॉस ऑन अ ग्रीन एल्गी ऑन द रॉक वेयर इट ग्रोज। तो ये लगता है कि मॉस की एक लेयर एल्गी के साथ ग्रो कर रही है। लेकिन जब हम क्लोज जाते हैं, क्लोज इन्फेक्शन, टाइनी शूट्स ऑफ टकाकिया ग्रो फ्रॉम द टर्फ ऑफ सिलेंडर क्रीपिंग राइजोम। क्योंकि हेट्रोट्राइकस है तो नीचे भी इस तरह से आपको दिख रहा है और ऊपर भी प्लांट आपको दिख रहे हैं। तो नीचे का तो लगता है कि क्या है, कि ये एल्गी ग्रो कर रहा है, जबकि वो होता क्या है? वो प्रोस्टेट टकाकिया ही होता है, और ये इरेक्ट आपको दिखते हैं। तो दूर से देखने में तो यही लगता है कि एल्गी के ऊपर आपके ब्रायोफाइट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका हेट्रोट्राइकस नेचर जो है
वो इसके लिए उत्तरदायी है और यहाँ पर दोनों तरफ ही ग्रो करता है। द ग्रीन शूट विच ग्रो अप फ्रॉम द टर्फ आर सेल्डम टॉलर देन 1 सेंटीमीटर। अब जो ऊपर भी ग्रो करते हैं यहाँ पर भी जो ये लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर ही होती है, तो ज़्यादा होती नहीं है। एंड बेयर एंड इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ शॉर्ट फिंगर लाइक लीव्स। और पत्तियाँ भी कैसी हैं, ये फिंगर लाइक हैं, पतली पतली हैं बहुत, जैसे मॉस की बाकी पत्तियाँ होती हैं वैसी नहीं है। सिलेंड्रिकल हैं, गोल गोल लीव्स हैं, और वो भी कितनी है 1 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो सब मिला के काफ़ी छोटे ही है। दीज लीव्स आर डीपली डिवाइडेड इनटू 2 और मोर फिलामेंट्स, अ कैरेक्टरिस्टिक नॉट फाउंड इन अदर मॉस। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं और साथ साथ जो लीफ है वो काफ़ी ब्रिटिल होती है, ये वो करेक्टर हैं जो मॉसेस में यूजुअली नहीं पाए जाते, इसलिए क्या है, अनयूजुअल मॉस है। तो अगर फल्टाइल ना मिलता तो ये लीवर बल्ट होता, लेकिन फल्टाइल इसमें आर्चिगोनिया, एंथीडिया और कैप्सूल बाद में मिल गए 1993 में, इसलिए ये मॉस में आ गया, अदरवाइज ये लीवर बल्ट में आप पढ़ रहे होते। यूनिक करेक्टरिस्टिक क्या है, तो टकाकिया का स्पोरोफाइट का ये एक डायग्राम है जो रेंजेग्लिया ने दिया था। इसमें ये आप देख लीजिए, ये ऊपर की कवरिंग है जो कि गैमेटोफिटिक ओरिजिन की होती है और इसको हम कहते हैं कैलिप्ट्रा। बीच में ये छोटा सा इस तरह का एक ब्लैक स्ट्रक्चर जो बाहर से दिख जाता है, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये है कोलोमेला। यहाँ पर ये सीटा वाला पार्ट है, तो ये सीटा बन गया, और ये वेजिन्यूला है जहाँ से ये निकल रहा है, तो ये पार्ट किसका हो गया, ये आर्चिगोनियम का हो गया, आर्चिगोनियम का हो गया। यूनिक करेक्टर, unlike in other bryophyte, the egg producing archigonia and sperm producing antheridia are not surrounded by pericytial leaves। इसमें कोई pericytial leaf नहीं होती। Instead, the gametangia are naked in the angle formed between the stem and the vegetative leaves. The sporophyte develops a long stalk ending in an elongated spore capsule. The capsule contains a central columella over and around which the spores are produced. When the sporophyte is mature, the capsule rupture along a single spiral slit to release the spores। तो कुल मिला के बात वही है कि जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सिंपल टाइप का है, क्योंकि इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं वो है भी नहीं यहाँ पर। जैसे कि इसमें कोई आप देख रहे हैं कि सीटा आपको ये नज़र आ रहा है और फुट यहाँ पर कहीं एम्बेडेड होगा, और वेजिनुला से ये बाहर की तरफ सीटा निकल आता है। सीटा के ऊपर जो है, क्योंकि यहाँ से ये तोड़ के निकलता है, तो ऊपर कैलिप्ट्रा होती है गैमेटोफिटिक ओरिजिन की, और बीच में यहाँ पर कोलोमेला होता है जो इसको स्ट्रेंथ देता है। और इसके कोलोमेला में यहाँ पर कहीं पर, अगर इसको इस रंग से बना दें तो यहाँ पर जो है वो डोम शेप आर्किस्पोरियम होती है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये डोम शेप आर्किस्पोरियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। तो जैसे कि हमने पढ़े थे अभी स्फैगनम में, और उसके बाद जो एंड्रिया था वहाँ पर भी ऐसे ही था। तो डोम शेप इस तरह का स्ट्रक्चर जो पहले भी बताया था ऐसा बनेगा, और यहाँ पर ये कोलोमेला होगा और ये आर्किस्पोरियम हो गया। तो बस जो कैप्सूल है वो किस तरह का, इलोंगेटेड टाइप का है, और ये अपने आप में एक बड़ा करेक्टर था जो कि इसकी पहचान का कारण बना। तो इलोंगेटेड स्पोर कैप्सूल, कैप्सूल कंटेन सेंट्रल कोलोमेला, ये सभी मॉस में होती है, तो मॉस का करेक्टर मिल गया। और रप्चर्स अलोंग सिंगल स्पायरल स्प्लिट टू रिलीज द स्पोर। आपने वहाँ पर जो इस कैप्सूल देखा था उसमें इस तरह से उसकी स्प्लिटिंग थी, तो ये स्पायरली स्प्लिट करता है और यहाँ से ये स्पोर्स बाहर चले जाते हैं। अब एक जो इसमें स्पीशीज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे वो है टकाकिया लेपिडोजॉइडिस। इसका हैबिटेट क्या है, टिपिकली लिव्स इन रॉक ऑफन नियर वाटरफॉल और टेम्परेट रीजन ऑफ द टुंड्रा। तो ये देख लीजिए, ये वाटरफॉल के आसपास की जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर ये ढूंढ रहे हैं। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको ऐसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ जान जोखिम में होती है, और बहुत से कीड़े मकोड़े और सांप बिच्छू ये सब भी मिल जाते हैं। तो वहाँ से इन्होंने कलेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो पसंदीदा जगह है वो क्या है, वाटरफॉल्स के आसपास की जो चट्टानें होती हैं वहाँ पर मिलता है। गैमेटोफाइट इसका देखते हैं, टकाकिया
लेपिडोजाइडिस, कि अब लेपिडोजाइडिस इसलिए नाम है क्योंकि लेपिडोजिया जो मैंने बताया था लीवर वल्ट है, पहले उसमें डाल दिया गया था, तो जब ये दोबारा इसका रीनोमेनक्लेचर हुआ तो पुराना नाम साथ में जुड़ा रहा ताकि लोगों को पढ़ने में पता चल जाए कि कभी ये लेपिडोजिया था। तो टकाकिया लेपिडोजाइडिस शूट्स आर विविध ग्रीन एंड रेडियली एंड इरेगुलरली अरेंज लीफ। तो ये देख लीजिए, इसमें कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, कोई यहाँ से निकल लिए, कोई यहाँ से निकल लिए, कोई यहीं से निकल रही है। इस तरह से इसमें वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो, सिंगल सिंगल इस जो एक तरह से स्टाउट सी लीव जो हैं बनी जा रही हैं, और यही आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि इस तरह की लीव्स जो हैं वो किस में मिलती हैं, लेपिडोजिया में मिलती हैं, और इसी वजह से जब तक फर्टाइल नहीं मिला था तब तक इसे हमने लीवर वर्ल्ट में रखा था लेपिडोजिया के साथ। और साथ साथ इसमें ऑयल ड्रॉप्स भी होती हैं, वो भी करेक्टर किसका है, लेपिडोजिया का, जो कि लीवर वर्ल्ट है। मॉस में ऑयल ड्रॉप्स नहीं होती, इसमें मिल जाती हैं। लीफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। इंडिविजुअल लीव्स आर सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती हैं। टेपर्ड, ऊपर की तरफ ये देखिए टेपर्ड हैं ये इस तरह से। एंड डिवाइडेड और लोब्ड 2 to 4, तो 2 से 4 में होती हैं, तो अगर ये डिवाइड करेगी तो ऐसे एक और बन जाएगी यहीं पर। द लीव्स आर टिपिकली ट्राई स्ट्रेटोज एंड कंटेन ऑयल ड्रॉप, और यहाँ पर जो है वो 3 परतें होती हैं सेल्स की, तो इसमें ऑयल ड्रॉप्स भी मिलती हैं, जो कि ये आपको यहाँ पर दिख रही हैं, छोटी छोटी गोल गोल ऑयल ड्रॉप्स। ये भी करेक्टर लीवर वर्ल्ट का है जो इसमें मिलता था। तो पत्ती भी लीवर वर्ल्ट की तरह थी, उसके अंदर ऑयल ड्रॉप जो चमकीली चमकीली आपको येलोइश दिख रही हैं, ऑयल ड्रॉप्स हैं। और 3 परतें होती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ट्राइस्टेल्टोस और ऑयल ड्रॉप्स। एक्सिलरी म्यूसिलेज हेयर लोकेटेड एट द लीफ बेस। अब यहाँ पर ये भी एक करेक्टर है कि म्यूसिलेज हेयर जो है वो ये लीफ है और ये इसका बेस है, ये लीफ का बेस है, और यहाँ पर ये म्यूसिलेज एक्सिलरी हेयर्स की जो इसको ये हेयर्स है, म्यूसिलेजिनस है, इसको हम कहते हैं एक्सिलरी म्यूसिलेज हेयर्स। ये भी मिलता है, ये भी इसका एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर है, हमें याद रखना चाहिए। ये एक्सेस हो गई। स्टेम एक्सिस, द स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ क्यूटिकल एंड वीक कंडक्टिंग स्ट्रैंड दैट आर विजिबल इन क्रॉस सेक्शन। अब इसमें क्या है, थोड़ी बहुत क्यूटिकल मिल जाती है बाहरी लेयर पे, जो कि यहाँ पर हमें कहीं पर हल्की फुल्की क्यूटिकल दिख जाती है, अदरवाइज ज़्यादा कोई इतनी घनघोर क्यूटिकल नहीं होती है। और बाकी इसमें कंडक्टिंग स्टैंड है, वीक कंडक्टिंग स्टैंड, जो ये डेंस कलर का आपको आ रहा है, ये कंडक्टिंग स्टैंड हो गए वीक दोनों। तो कुछ इसमें लेप्टॉइड और हाइड्रॉइड इनकी बात एक दिन हुई थी, तो उसी तरह से ये एक्ट करते हैं। दैट इज़ विजिबल इन क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन आप काटेंगे तो इस तरह के सारी सेल्स तो आपको लगभग पारदर्शी से दिख रही हैं, लेकिन कुछ सेल्स आपको यहाँ पर ये डेंस दिखेंगे, तो ये माना जाता है कि ये कंडक्शन करती हैं। इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। अब इंटरकैलरी का मतलब है कि बीचों बीच में से एक राइजोमेटस ब्रांच निकला है। राइजोमेटस ब्रांच का मतलब कि जो राइजोम वाला या राइजोइड वाला हिस्सा बनाती हैं। शूट्स आर कनेक्टेड बाय ए इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। शूट्स स्टैंड डायरेक्ट, ये तो हो गई शूट। द इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच डू नॉट हैव क्यूटिकल एंड कलरलेस, और ये जो आपका दिख रहा है ये सब, ये पोर्शन ये बीचों बीच से निकल आ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच, जो कि इसमें कोई कलर नहीं है। तो इस तरह से जो ब्रांचिंग होती है कि जो जंक्शन है दो चीज़ों का, यहाँ पर एक इरेक्ट ब्रांच जा रही है, यहाँ पे एक इरेक्ट ब्रांच जा रही है, उनके पास में से या उनके बीच में से इधर से या इधर से कुछ एक नई ब्रांच निकला है जो कि कलरलेस हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। तो ये भी इसका एक फीचर है। न्यू स्टेम, न्यू स्टेम एंड शूट्स अराइज फ्रॉम द इंटरकैलरी राइजोमेटस ब्रांच। वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पर निकला था स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी देख लीजिए, ये इसका ओल्ड स्टेम है, और ये जो नीचे का हिस्सा जा रहा है जो कि आपका प्रोस्टेट जा रहा है, ये तो इरेक्ट जा रहा था, ये इरेक्ट जा रहा था, और ये प्रोस्टेट जा रहा है। अब इसमें से बीचों बीच में से इंटरकैलेट करके एक नया स्ट्रक्चर आ गया, और इसी को हम कहेंगे न्यू स्टेम। ऐसे ही यहाँ पर निकल रहा है, ये भी न्यू स्टेम।
तो यहाँ पर भी एक प्लांट बन जाएगा आगे चल के, और यहाँ पर भी एक प्लांट बन जाएगा। तो ये जो पूरी आपका पहले वाला प्लांट था ये और डेंस हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें ब्रांचिंग जो है इंटरकैलरी होती रहती है, इसीलिए जो इसकी ग्रोथ है वो बड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, और दूर से हमें यही लगता है कि एल्गी के ऊपर कोई ब्रायोफाइट ग्रो कर रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट इसमें करेक्टर है जो हमें याद रखना है, कि अगर सवाल आ जाए कि सेलियंट फीचर ऑफ टकाकिया, तो उसमें आप कई चीज़ें लिख सकते हैं जो शुरू से अभी तक बताई जा रही हैं। म्यूसिलेज सेल्स जो बताई गई थी, और उसका एक फिगर भी पीछे दिखाया था। तो स्टेम के ऊपर जिसकी शुरू में बात हुई थी कि स्टेम के ऊपर इस तरह के ये उभार आ जाते हैं जो कि म्यूसिलेजिनस सेल्स होती हैं। क्लस्टर होते हैं, बहुत से हैं इसके अंदर, और ये सारे के सारे म्यूसिलेजिनस सेल्स के क्लस्टर हैं। बीक्ड म्यूसिलेजिनस सेल्स हेल्प मेंटेन मॉइस्चर एंड टकाकिया लेपिडोजोइडिस डज नॉट टॉलरेट डेसिकेशन वेल। अब इसमें क्या होता है, म्यूसिलेज इसमें टकाकिया लेपिडोइजिड में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये डेसिकेशन ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप देख रहे हैं म्यूसिलेज सेल्स इस तरह से मुड़ गई नीचे। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो पानी है वो उसका जो ओपनिंग है वो ऊपर ऐसे स्ट्रेट खुली नहीं है, कि नीचे ये स्ट्रक्चर बन जाए और यहाँ से पानी इवापोरेट हो जाए। तो ये मुड़ गई और इन्होंने जो है वो पानी के लॉस को रोक लिया इस तरह से। क्यों? क्योंकि ये डेसिकेशन को उतना अच्छा बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इनमें जो इनकी सेल्स हैं, म्यूसिलेज सेल्स हैं, उन्होंने अपना मैकेनिज्म बदला, और जो पहले तो ये थोड़ा ग्रो करती हैं, पतली हो जाती हैं, उसके बाद ये नीचे की तरफ घूम जाती हैं। तो ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर टकाकिया का। फीमेल गैमेटोफाइट की बात करी जाए तो सेक्सुअल स्ट्रक्चर आर बॉर्न लेटरली बॉर्न होते हैं, जैसे कि लीव्स चलती हैं वैसे ये भी हो जाते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन पेरिगोनियल एंड पेरिकिटियल लीफ। पेरिगोनियल पेरिकिटियल लीफ में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं होता जैसे कि दूसरे मॉसस में होता है। तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्चिगोनिया आर फ्लावर शेप्ड एंड इमर्ज्ड अमंग लीव्स। और आर्चिगोनिया आप देख रहे हैं कि ये बीचों बीच लीव्स के बीचों बीच में निकल आती है, और फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है। ये लीफ हो गई, ये भी लीफ हो गई, और ये क्या है, आर्चिगोनिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इस कॉर्डोकस लीफ फॉल ऑफ रेडली एंड सर्व एज एसेक्सुअल प्रोपोगल्स। तो पत्तियां जो हैं वो गिरती हैं पर्णपाती, मतलब पत्तियां फटाफट, ये जितनी भी फाइलेट्स हैं ये गिरती जाती हैं और गिरती जाती हैं, और कंडीशन अच्छी है तो हर पत्ती में उसी तरह से जो है वो आगे की तरफ प्लांट बनता चला जाता है। तो हर पत्ती अपने आप में एक स्पोर की तरह काम करती है, और बिल्कुल वैसे ही हूबहू प्लांट बना देती है जिससे वो जिस प्लांट से वो गिरी हुई होती है। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन बनना है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है, क्योंकि सारी पत्तियाँ, अब एक पेड़ में कई पत्तियाँ हैं और सभी पत्तियाँ गिर जाएंगी तो असंख्य पेड़ इसमें हो जाते हैं। और इस तरह से जो पुराना गैमेटोफाइट है वो भी चलता रहता है, और जो गिरते हुए पत्तियाँ हैं वो नए गैमेटोफाइट बनाती रहती हैं। तो पॉपुलेशन एक ही जगह पर आपको इस तरह से डेंसिटी बढ़ती हुई दिख जाती है। तो ये भी सिग्निफिकेंट है कि इसमें जो है वो लीव्स कैसी हैं, कॉर्डोकस लीव्स हैं, और जब गिर जाती हैं तो नया प्लांट उन लीव्स से, जो इस तरह की लीव्स हैं यहाँ पे, ये नॉर्मल तो भाई ये हो गई आपकी इस तरह की लीफ हो गई, लेकिन यहाँ पर ऐसी मिडरी वगैरह नहीं पाई जाती है, और इस तरह की फाइलेट्स पाई जाती हैं, और ये गिर जाती हैं, यहाँ से गिर गई और इनसे नया प्लांट बन जाता है। क्योंकि प्लांट में जो सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट होती हैं, इसमें कोई दुविधा की बात ही नहीं है। स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट आप देखिए यहाँ पर ये एलएस दिखाई गई है, और इसमें ये घुमा हुआ सा जो है आर्किस्पोरियम है डोम लाइक, और बीच में आपको ये जो दिख रहा है ये कोलोमेला है, ये आर्किस्पोरियम है। ये बाहर की जो छोटी ल्यूमेन वाली सेल्स हैं, थिकनिंग वाली आउटर लेयर ऑफ सेल्स हो गई, ये इनर लेयर ऑफ सेल्स हो गई, और ये पूरा सैक है। यहाँ पर आपका ये सीटा हो गया, इसमें नीचे कहीं जो है धसा हुआ फुट मिलेगा गैमेटोफाइट में। और जो इनका निकलने का होता है वो आप देख सकते हैं कि ये लेटरली निकलती हैं, तो क्योंकि पत्तियां निकल रही हैं ये सब, और पत्तियों के बीच में अचानक से आर्चिगोनिया ये बनता है, और आर्चिगोनिया फर्टिलाइज होने के बाद ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करता है। और जो कैप्सूल अगर आप देखेंगे बाहर से तो आपको इस तरह से नज़र आता है, जिसमें एक ये स्पाइरल स्लिट है, ये पीछे घूमी होगी इस तरह से, और ये स्लिट है यही खुलती है, और उसी वजह से जब हमें खुला हुआ कैप्सूल दिखता है तो हमें कुछ ऐसा नज़र आता है।
और यहाँ से ये स्पोर्स निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है कि इसमें जो थिकनेस, जो इसमें ओपनिंग है वो स्पायरली होती है, एक ही स्लिट होती है और स्पायरल। तो सिंगल स्लिट है, कैसी अरेंज है, स्पायरल अरेंज है। तो ये स्पोरोफाइट हो गया, ये आपका डेवलपिंग स्पोरोफाइट है, ये आर्चिगोनल ब्रांच हो गई, फीमेल ब्रांच। और अगर उसका आप और देखें सेक्शन काट के, तो सेक्शन काट के आप ये देख सकते हैं, ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आर्चिगोनिया है। तो क्लस्टर में बनते हैं, ग्रुप में। तो ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया। यहाँ पर आपको ये इसमें स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, कोई इलेटर नहीं होता। तो इलेटर एब्सेंट, करेक्टर किसका हो गया, मॉसेस का हो गया। इलेटर एब्सेंट। स्पोर ट्राइरेडिएट मार्क के साथ बनते हैं, क्योंकि कैसे होते हैं, टेट्राहाइड्रल होते हैं। तो ये एक ओवरऑल आपका रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से आप फर्टाइल स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो आपको यही सब चीज़ें बनानी पड़ेंगी। कि एलएस ऑफ कैप्सूल है तो सिंपल सा है, कैप्सूल वॉल बना देंगे, बाहर की लेयर आप उसमें जो है वो दिखा देंगे, थोड़ी थिक वॉल वाली है। अंदर की लेयर नॉर्मल है और मल्टी लेयर्ड है, और बीच में आपका ये स्पोर सेक आ गया जिसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, आर्किस्पोरियम भी कह सकते हैं इसको। ये कोलोमेला हो गया जो यहाँ तक, पूरा यहाँ तक नहीं जाता है, सिर्फ यहीं तक रहता है। ये भी बात ध्यान में रख कि कोलोमेला की जो ग्रोथ है वो ऊपर तक नहीं होती, बल्कि लगभग हाफ से थोड़ा सा नीचे तक वो ख़त्म हो जाता है, और नीचे से ये जुड़ा होता है। यहाँ पे सीटा हो गया, सीटा के नीचे फुट हो गया, और फुट कहाँ से निकला है, आर्चिगोनिया से। और जब ये निकलता है तो इसके ऊपर एक कैलिप्ट्रा होती है, जो डायग्राम आपको पीछे दिखाया था उसमें कैलिप्ट्रा थी। तो कैलिप्ट्रा जो है वो गैमेटोफिटिक ओरिजिन की होती है, और बाद में वो यहाँ से हट जाती है। तो इस तरह से स्पोरोफाइट का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो ये एक्नॉलेजमेंट उन सबको है जहाँ जहाँ से ये आपको पढ़ाने के लिए मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाया था। तो ये सब साइट्स हैं जो मैंने देखी थी और वहाँ से मटेरियल लिया है, जिसकी वजह से आपका ये जो प्रेजेंटेशन है वो बन पाया है। क्योंकि ये प्लांट्स इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है, और जब कभी अगर हमें पढ़ाना है तो इसमें फिर हमें जो सोर्सेज हैं जो कि ओपन है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उन ओपन सोर्सेज को जब हम इस्तेमाल करें तो हम उनको ज़रूर साइट कर दें कि हमने जो चीज़ें ली हैं वो यहाँ से ली हैं। क्योंकि ये अपनी चीज़ें नहीं हैं कि मैंने इसमें फ़ोटोग्राफ खींचा हो या इसमें ड्राइंग बनाई हो। तो कुछ जैसे कि आपका रिसर्च गेट है या विकीपीडिया है या ब्रायोलॉजी की जो साइट्स हैं वर्ल्ड वाइड, तो वहाँ पर काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है इन प्लांट से संबंधित। क्योंकि जो रेयर प्लांट्स होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नेट से ही लेनी पड़ेगी। जो प्लांट्स मिल जाते हैं इंडिया में तो वहाँ तो ठीक है कि हम अपने भी बना सकते हैं और उनकी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन जब रेयर प्लांट है, अब सिक्किम में कभी एक मिला था ये, और वो भी 19वीं शताब्दी में कभी मिट्टन ने कलेक्ट किया था। तो उसके बाद से फिर क्या हुआ कि प्लांट जल्दी नहीं मिलता, और अभी भी लोग जो ढूंढते रहते हैं तो वो नहीं मिलता है। और सही बात है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक फर्टाइल नहीं मिल रहा है तब तक हमें कन्फ्यूज़न रहेगा कि लीवर वल्ट है या फिर मॉस है। और जब फर्टाइल नहीं मिलता तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये प्लांट मिल भी जाता है तो हम इसको लेपिडोजिया के अंदर रख देते हैं, जो कि एक लीवर वल्ट है। तो इसके साथ ही ये बहुत इंटरेस्टिंग जीनस था जो ख़त्म हुआ। और इस इंटरेस्टिंग जीनस में जो मेन जो हमें पॉइंट्स हैं याद रखने हैं वो क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि हेटेरोट्राइकस नेचर है। तो अगर हम पॉइंट वाइज देखें जिन चीज़ों को हमें भूलना नहीं है, तो हेटेरोट्राइकस नेचर है। दूसरा, लीव जो हैं वो आपकी इसमें फाइलिट्स कहलाती हैं, क्योंकि वो डॉर्सो वेंट्रल नहीं होती हैं और सिलेंड्रिकल होती हैं। तीसरा, म्यूसिलेज पेपली मिलती हैं स्टेम पे, बहुत करेक्टरिस्टिक होती हैं, जिनमें जो है वो इस तरह से आपने मुड़ा हुआ बना दिया था कि ये मुड़ जाती हैं पानी को रोकने के लिए। चौथा, जब तक फर्टाइल मेल फीमेल हमें ना मिले तब तक ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये लीवर वल्ट है या मॉस है। पाँचवा, जो इसका कैप्सूल है वो करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि उसमें स्पाइरल स्प्लिट मिलता है और उसी से वो रप्चर करता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इतने पॉइंट अगर याद हैं और इतने पॉइंट आपके दिमाग में आ गए तो आप यकीन मानिए कि आप आराम से पूरा डिस्क्रिप्शन प्लान का लिख सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंट जैसे जैसे दिमाग में आते जाएंगे वैसे वैसे जो फिगर आपने देखे हैं
और जब आप इसे दोबारा भी पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में आते चले जाएंगे, उसमें फिगर भी आप बनाते चले जाएंगे एग्ज़ाम में, और साथ साथ उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देते चले जाएंगे। तो हमेशा जो प्लांट हम पढ़ते हैं तो उसके जो बिल्कुल बिल्कुल वो करेक्टर जो हमें नहीं भूलने हैं, हमेशा हमें उसको लिख के चलना चाहिए शुरू से ही, जब हम पढ़ रहे हों तब भी लिखें, और फिर उन्हें जब भी हम पढ़ाई करते हैं, रिवीजन करते हैं, उसको बार बार पढ़ें। तो अगर इस तरह से आदत पड़ जाएगी तो बहुत आसान है सब चीज़ें। और अगर आप सोचे सरसरी तौर से आपने देखा और उसके बाद फिर नहीं देखा, भूल गए और कुछ नहीं पूछा, तो फिर ये चीज़ें दिमाग से जाने में भी टाइम नहीं लगाती हैं। और जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन क्या होंगे कि सारी चीज़ें एक साथ आपके सामने पेपर में रखी होंगी, फिर वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसलिए रोज़ की पढ़ाई और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव दिमाग से, दिल दिमाग से पढ़ाई जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको टकाकिया समझ में आ गया होगा, और अब इससे जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।